चीन से हथियारों के बदले में अफीम म्यांमार के रास्ते चीन जाती है। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार को मणिपुर को लेकर कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, या तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा या अफस्पा की शक्तियाँ बहाल करनी पड़ेंगी। दोस्तों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। आज हम मणिपुर को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से मणिपुर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर उनकी चुप्पी को लेकर विपक्ष ने उनको निशाने पर लिया हुआ है। 3 महीने से हिंसा, लूट, हत्या, बलात्कार के मामले हावी हैं और वहाँ महिलाएं, बच्चे और बड़ी संख्या में आदिवासी उनकी हत्या और हिंसा के मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें सार्वजनिक रूप से घुमाने का जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद पूरे देश में उसकी बड़ी भर्त्सना हुई, निंदा की गई और तभी से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जब वीडियो वायरल हुआ और चारों तरफ उसे लेकर और मणिपुर पर सरकार के रवैये को लेकर जब आम जनता भी आवाज़ उठाने लगी, तो अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के बाहर आकर बयान देना पड़ा। और ये बयान भी तब आया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो फैसला लेते हुए सरकार को चेतावनी दी कि मणिपुर पर आप कुछ करें, अन्यथा हमें ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सेकंड्स के बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सारे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का आह्वान करता हूं कि अपने यहाँ, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मणिपुर में जिस तरह की हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, वैसे मामले न होने पाएँ, उस पर रोक लगाएं। अब प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर उनकी तीखी आलोचना की जाने लगी कि आखिरकार उन्होंने मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ और राजस्थान से क्यों की। वहाँ भी उन्होंने मणिपुर पर सीधा सीधा वक्तव्य देने के बजाय राजनीति खेल दी और विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। विपक्ष तभी से लेकर उसके तेवर तीखे हैं। वहाँ ऐसी स्थिति है जो अन्य राज्यों से जिनका कोई तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ हालात ऐसे हैं कि ऐसी स्थितियों में आमतौर पे केंद्र सरकार राज्य के मुख्यमंत्री को हटाती है और वहाँ या तो मुख्यमंत्री बदलती है या फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन का, केंद्र का शासन लगाया जाता है। मणिपुर के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पिछले 3 महीनों में ये लगभग 3 महीने से तो हिंसा शुरू हो गई थी, लेकिन हालात फरवरी से ही बिगड़ गए थे। जो मूल वीडियो जिस दिन का आया है वो 3-4 मई का बताया जाता है। तो आमतौर पर माना जाता है कि हिंसा उसी के बाद भड़की है। गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया मणिपुर का, वहाँ मीटिंग की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो मणिपुर का कोई दौरा किया और ना ही मणिपुर पर कोई वक्तव्य दिया। विपक्ष का कहना है कि पिछले 3 महीनों से प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का माँ भी नहीं निकला है और उन्होंने आखिरकार तब जाकर मुंह खोला है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी। इसके बाद से ही संसद सत्र प्रारंभ हो गया और संसद में मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। कल गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में आना पड़ा और अमित शाह ने कहा कि मणिपुर पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है कि प्रधानमंत्री के मोदी के बयान के बगैर वो टस से मस नहीं होगा। कल इतना हंगामा हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में कि सांसद आप पार्टी के संजय सिंह को सदन से
पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। विपक्ष ने मणिपुर को लेकर सरकार को घेरने के लिए उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। विपक्ष का ये मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री को संसद में आने और बयान देने के लिए वो विवश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव से कैसे निपटना है, इसको लेकर आज भाजपा संसदीय दल की बैठक अमित शाह जी के यहाँ हुई। आम जनता, यहाँ तक कि बीजेपी के समर्थक भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार आखिर मणिपुर को लेकर इतना उदासीन क्यों है। वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह, जो कि लगातार दूसरी टर्म में मुख्यमंत्री बने हैं, 2014 से 19 तक उन्होंने पहला टर्म गुजारा था और उसके बाद 19 में दोबारा चुनाव में भी बीजेपी वहां सत्ता में आई। पिछले 5-7 साल में वहां हालात सुधरे थे, इसीलिए बीजेपी को दोबारा वोट मिले, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि वहां शांति स्थापित करने में भाजपा सफल हुई है। आज जो हालात हैं उनकी नौबत आ गई। मणिपुर में इन हालात के पीछे वास्तविक वजह क्या है, इसे लेके मीडिया में विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग बातें की जाती हैं। जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने मणिपुर की स्थितियों का अध्ययन किया है, उसमें मैंने पाया कि मणिपुर के हालात खराब होने के पीछे मुख्य वजह सरकार का उस एक्ट की शक्तियों को कमज़ोर करने या उसे ख़त्म करने का प्रयास ही सबसे बड़ा कारण कहा जाना चाहिए। और वो एक्ट है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसे अपस्पा के नाम से जाना जाता है। बीजेपी के सरकार केंद्र में आई और वहाँ पे राज्य सरकार भी भाजपा की बनी। वहाँ के जो मैतेई समुदाय के आदिवासी हैं, जो मणिपुर में सबसे ज़्यादा संख्या में हैं, उनकी ओर से, और कुकी समुदाय जो वहाँ दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है, और जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है, मुख्यतः मैतेई मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, इन सब की ओर से ये मांग की जाने लगी और सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा। आर्मी को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं और आर्मी के जरिए यहाँ के आम जनता पर अत्याचार होते हैं, इसलिए यहाँ पर नागरिक प्रशासन के पावर्स स्थापित किए जाए और आर्मी की शक्तियों को ख़त्म किया जाए। इसी तरीके का अपस्पा एक्ट आपको मालूम होगा कि सब जगह अशांत क्षेत्रों में लगाया जाता है। जम्मू और कश्मीर में भी एक अलग से अपस्पा लागू किया गया है। अलगाववादियों, उग्रवादियों या पृथकतावादियों को साथ काम करने वाले लोगों की तरफ से जो दबाव बनाया गया, सरकार धीरे धीरे राजनीतिक नफ़ा नुकसान को देखते हुए अंततः उस दबाव में आ गई और सरकार ने 2015 के बाद से धीरे धीरे असम, नागालैंड, मणिपुर 3 राज्यों में अपस्पा की शक्तियों को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। वहाँ विभिन्न ज़िलों में पहले इसको हटाया गया, अलग अलग ज़िलों में, फिर धीरे धीरे केंद्र सरकार ने असम और नागालैंड के काफ़ी इलाकों में अपस्पा ख़त्म कर दिया। फिर मणिपुर और नागालैंड में ऐसी स्थिति आ गई कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से अपस्पा को अपने हाथ से लेकर राज्य सरकार को दे दिया कि अपस्पा अगर मणिपुर और नागालैंड की सरकारें चाहें तो अपस्पा को लागू करें, चाहे तो न लागू करें। ये 2022 अप्रैल में फैसला केंद्र की तरफ से किया गया था। इसी के बाद से स्थिति मणिपुर में ख़राब होना शुरू हुई, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार ने पूरे मणिपुर और नागालैंड की सरकार ने पूरे नागालैंड में अपस्पा को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब अपस्पा में आर्मी को, असम में असम राइफल्स को, जो वहाँ के सबसे बड़े आर्म फोर्सेस हैं, और जो भी समय समय पर केंद्रीय बल वहाँ तैनात किए जाते हैं, इन सबको क्या शक्तियाँ मिलती हैं? इनको शक्ति इस बात की मिलती कि जो भी अतिवादी समूह जो राज्य में अशांति पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कहीं भी सर्च अभियान कर सकते हैं, किसी के घर में जाके तलाशी ले सकते हैं बिना सरकार की अनुमति लिए, और यदि उपद्रव करता है, कोई हिंसा करता है, तो उसे बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गोली मार सकते हैं। ये पावर्स ख़त्म होने के बाद
वहाँ अतिवादी समूहों को ऐसा लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मणिपुर का जो नक्शा है, जो उसकी स्थिति है, उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है कि उसकी सीमा पूरब की तरफ म्यांमार से मिलती है, उत्तर की तरफ नागालैंड अपने देश का हिस्सा है, उससे मिलती है राज्य से। इसके अलावा असम, पश्चिम और उत्तर का काफ़ी हिस्सा उसका असम से मिलता है। तो असम उसको घेरे हुए है, नागालैंड उसको घेरे हुए है, दक्षिण में त्रिपुरा उसके नज़दीक है, मिजोरम भी उसके पास है। तो यहाँ सारे ये पूरे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अतिवादी तत्व सर उठाते रहे और इसी वजह से वहाँ पर लंबे अरसे से 1955 से लगातार सेना को अफस्पा के अधिकार मिले हुए थे। और इसी वजह से वहाँ पर कांग्रेस के समय में भी जब जब उपद्रव होते थे, आर्मी उन्हें अंततः नियंत्रित कर लेती थी और इन तत्वों को समय समय पर दबाती रहती थी। लेकिन पिछले 1.5 साल में मणिपुर और नागालैंड जो सटा हुआ इलाका है, वो भी पर्वतीय उसका इलाका है, वहाँ भी नगा विद्रोही रहते हैं। उन्हीं से सटा हुआ मणिपुर के इलाके में कुकी रहते हैं, पर्वतीय इलाकों में, और बीच के इलाकों में, मैदानी इलाकों में मैतेई आदिवासी रहते हैं। ये जो मणिपुर में उपद्रव की शुरुआत का जो जिसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं, उसके बारे में माना जाता है कि बीते दिनों वहाँ के हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। उस याचिका के पीछे क्या उद्देश्य था, ये बाद में जो स्थितियां पैदा हुई उनसे समझ सकते हैं। याचिका में मांग की गई मैतेई की ओर से कि उन्हें भी कुकी आदिवासियों की तरह से आदिवासी का दर्जा दिया जाए, यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। अभी कुकीज़ को एसटी का दर्जा है, मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं है। तो कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया। हाई कोर्ट के एक सिंगल जज बेंच ने फैसला तो नहीं दिया, लेकिन राज्य सरकार को ये सुझाव दिया कि वो मैतेई आदिवासियों को भी एसटी का दर्जा देने पर विचार करें। बस इसी को लेकर कुकी लोग नाराज हो गए और उन्होंने कुछ मैतेई लोगों के साथ मारपीट की। उसी के बाद फिर ये झगड़ा दोनों तरफ से बढ़ा। कुकी आमतौर पे ज़्यादा हिंसक, उग्र होते हैं। इसके बनिस्बत जो मैतेई है वो ज़्यादा पढ़े लिखे और विकसित हैं। वहाँ ज़्यादा विकास भी हुआ है भाजपा के शासन काल में, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई पार्टी मानी जाती है और कुकीज़ मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसलिए ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि भाजपा ने मैतेई का साथ दिया, कुकी के अगेंस्ट मैतेई को बढ़ावा दिया और इसीलिए मैतेई को कुकीज़ को ये डर लगने लगा कि आगे चल के हमारे एसटी के अधिकार कम किए जाएंगे और मैतेई को और बढ़ाया जाएगा, जबकि मैतेई पहले से ही उनसे विकसित हैं। दूसरी ओर मैतेई का कहना है कि कुकीज़ उग्र हैं, वो आए दिन मैदानी इलाकों में आके कुछ भी करके चले जाते हैं, पहाड़ों में छिप जाते हैं। पहाड़ों में उनको पुलिस भी आसानी से पकड़ नहीं पाती, ढूंढ नहीं पाती है। इवन सेना को भी कुकीज़ विद्रोहियों से निपटने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सेना के पास चूँकि अफस्पा के पावर्स थे तो सेना अंततः इस तरह तत्वों पर नियंत्रण रख लेती थी। अब मणिपुर की इस हिंसा को भड़काने में विदेशी तत्वों का हाथ होने के भी आरोप लग रहे हैं और जिसके पीछे ये माना जाता है कि म्यांमार बॉर्डर से हथियार कुकीज़ को आते हैं और वो हथियार उनका स्रोत चाइना है, चीन है। धन्यवाद।